हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एसओएससी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं 2023 सेशन के लिए, स्टेम क्लास 9th के लिए। क्लियर। और उसी के साथ साथ आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फोर्स एंड मोशन। ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, जिसको करने में भी बहुत मज़ा आएगा। और इसी जैसे ही मैं आप लोग को समझाने वाला टॉपिक जो है वो क्लियर कर लूँगा, जैसे 2 या 3 वीडियोस में अगर वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो जस्ट उसके बाद जो उसके न्यूमेरिकल की वीडियोस भी आप लोग को मिल जाएगी, जिसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना और कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो पाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना। और उसी के साथ साथ ध्यान रखना कि अगर आप लोग क्लास 9th में ऑलरेडी से पढ़ रहे हो तब भी आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन एंड फोर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि मोशन क्या होता है। यहाँ पे हमें डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हमें कॉन्सेप्ट समझ में ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो मोशन क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास, मान लिया कि हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, अभी ये इस पोजीशन पे, लेकिन थोड़े समय बाद ये बॉक्स जो है वो इस पोजीशन पे आ जाता है। मान लिया कि इसने 5 मीटर की जो दूरी है वो तय कर ली, कितने टाइम में, 5 सेकेंड के अंदर। ठीक है, 2 बच्चे धक्का लगाते हैं और ये बॉक्स जो है यहाँ से यहाँ आ जाता है। मीन्स इसने टाइम के अकॉर्डिंग जो है अपनी पोजीशन में ये चेंज लेकर आया बॉक्स जो है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, इसने जो बॉक्स ने जो है वो मोशन किया, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया और इसे मोशन किया कराया गया, तो इसने मोशन किया। तो ये मोशन का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन में चेंज लाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। क्लियर है। अब मोशन के बाद हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझना, यहाँ पे आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ गए तो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे एक घर है, ठीक है, एक घर है, यहाँ पे एक पार्क है और यहाँ पे स्कूल है। ठीक, अब क्या होता है कि एक बच्चा जो है अपने घर से पार्क जाता है, देन पार्क से स्कूल जाता है। घर से पार्क तक की दूरी हमने मान लिया कि 3 किलोमीटर है और पार्क से स्कूल तक की दूरी जो है वो 2 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों केसेस में समझाऊंगा, लेकिन पहले आप लोग डिस्टेंस समझना कि डिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम लोग यहाँ पे 3-4 कंडीशन लेंगे। पहली कंडीशन में यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं ये कहता हूँ कि बच्चा जो है वो घर से जो है पार्क जाता है तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, तो हम लोग सीधा बता सकते हैं 3 किलोमीटर ट्रैवल की। अगर मैं बोलूँ कि घर से पार्क जाता है देन स्कूल जाता है, अब उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो गया। क्लियर। अब मैं बोलता हूँ कि वो बच्चा जो है घर से पार्क जाता है, स्कूल जाता है, देन पार्क में आके फिर रुक जाता है। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके का हो। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि 5 किलोमीटर तो यहाँ तक का था और साथ में 2 किलोमीटर और ऐड हो जाएगा क्योंकि वो वापस पार्क में आया, तो कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर। अगर वही बच्चा, अगली कंडीशन होती है जिसमें कहा जाता है कि बच्चा जो है स्कूल गया, स्कूल के बाद फिर घर आ गया, तो इस केस में कितनी डिस्टेंस हुई, तो 5 किलोमीटर जाने में हुई थी तो 5 किलोमीटर आने में भी होगी, तो टोटल कितना हो गया, 10 किलोमीटर हो गया। क्लियर। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग डिस्प्लेस, हेलो बच्चों, अगर आप लोग क्लास 5th में हो और आने वाले सेशन में मिस 2023 में जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हो और इस बात को लेकर परेशान हो कि आप लोग प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बुक लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को हेल्प करेगी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कराने में। जैसा कि आप लोग यहाँ सामने स्क्रीन पर देख सकते हो, इस बुक को पब्लिश किया है चक्षु पब्लिकेशन ने, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बुक आप लोग के लिए साबित होने वाली है। इसमें आप लोग को तीनों कंटेंट मिलेगा जिससे आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को मानसिक योग्यता परीक्षण यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और उसी के साथ साथ अंकगणितीय परीक्षण यानी कि मैथमेटिक्स, और साथ में आप लोगों को भाषा परीक्षण, तीनों की तैयारी के लिए कंटेंट इसके अंदर मिलेगा। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर टोटल 2500, हाँ 2500 टोटल क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ में आप लोग को 6 सैम्पल पेपर भी मिलेंगे और 9
सैम्पल पेपर मिलेगा वो भी सॉल्व, और साथ में 9 पेपर आप लोग को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर के हैं, जो कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आप लोग अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे। तो अगर आप लोग इस बात को लेकर परेशान थे कि हम लोग कौन सी बुक ले, तो मेरा कहना ये होगा सबसे बेस्ट बुक यही है। बुक कैसे आप लोग परचेज करोगे, उसके लिए मैंने लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके डायरेक्टली बुक को खरीद सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा अलग हो जाता है। उसमें देखो क्या केसेस होंगे, अगर घर से पार्क जाता है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ से यहाँ तक की कितनी हुई, 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर। अब घर से पार्क जाता है, पार्क से स्कूल जाता है, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। अभी तक तो कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर वही बच्चा जो है स्कूल जाकर वापस आता है और पार्क में आके रुक जाता है, ठीक है, आपको दिया होगा कि पॉइंट ए से बी जाता है ऑब्जेक्ट, बी से सी जाता है, फिर बी पे आके रुक जाता है। बस खाली इसको मैंने थोड़ा सा इस तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद अगर वो पार्क आके रुक जाता है तो टोटल डिस्टेंस घर से स्कूल की कितनी थी, 5, और पार्क वापस लौट के आए कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर। अपनी एक्चुअल पोजीशन से कितनी दूरी पर है, 3 किलोमीटर की दूरी पर। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 3 किलोमीटर। और एक और केस सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि अगर बच्चा जो है पार्क जाता है, स्कूल जाता है, देन पार्क आता है, फिर वापस घर आ जाता है, अब डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना हो। कहने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लो कि ए से शुरू करता है, बी पे जाता है, देन सी पे जाता है, देन डी पे जाता है, उसके बाद वापस वो ए पे आ जाता है, अब पूछते डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो इस केस में याद रखना 0। यही सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगी। यही सबसे मेन फंडा है इसका समझने का, ठीक है। अब अगर ये अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्पीड की तरफ, अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, कोई भी वीडियोस आप लोगों से मिस ना होने पाए, क्योंकि अगर सिलेबस में कोई भी अपडेट होगा एसओएससी का या कुछ भी होगा तो आप लोग को चैनल पे तुरंत वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्पीड की, ठीक है। स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आए हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और उसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, उसी को हम लोग डिस्टेंस अपॉन में टाइम कहते हैं। डिस्टेंस को हम लोग x मान लेंगे, टाइम को t मान लेंगे। बात आती है आप लोगों से पूछते हैं एसआई यूनिट, कई बच्चे जो होते हैं एसआई यूनिट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो एसआई यूनिट में कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, एसआई यूनिट को बहुत ही आराम से समझना है। अगर नहीं आता ना तो फॉर्मूला आता है तो आप लोग एसआई यूनिट बना भी सकते हो, ठीक है, वो भी मैं अभी आप लोग को बता दूंगा। जैसे डिस्टेंस को अगर दूरी को नापते हैं किस में नापते हैं, मीटर में। टाइम को किस में नापते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड में नापते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, मीटर पर सेकंड। कई जगह पे आप लोगों को ये भी लिखा मिल सकता है, इस तरीके से भी, कहीं पे इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। इसको हो सकता है कि आपको इस फॉर्म में भी लिखा हो किलोमीटर पर आवर में, तब भी कंफ्यूज मत होना, तब भी सही होगा। लेकिन कहीं पे अगर किलोमीटर पर मिनट लिखा मिल गया तो उस केस में गलत होगा। कहीं पे अगर आपको मीटर पर आवर लिखा मिल गया तो गलत होगा। यही आप लोगों को पहचानना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो आप लोग मिस्टेक कर जाते हो, तो ऐसा यूनिट जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वेलोसिटी का, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ पे समझना, वेलोसिटी क्या होता है। हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास गाड़ी है अभी रेस्ट पोजीशन पे है, स्टेशनरी पोजीशन पे है, मतलब रुकी हुई अवस्था में, अभी ये चल नहीं रही है। तो इस केस में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी हम लोग बोलते हैं, यू को क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में होता है तो उस केस में जो वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी, वो हमेशा 0 होती है। और फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ आ सकती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का कोई भी भरोसा नहीं हो कितनी स्पीड से चल रहा है, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है वो कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। इसको v को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान से समझना, देखो आप लोग u और v तो समझ गए। अब यहाँ पे ये समझना है कि u कब 0 होगा, v कब 0 होगा। मैंने आपको बताया अगर ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है पहले से ही, ये स्टेशनरी पोजीशन में, तो उस केस में u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी। लेकिन अगर किसी केस में ऑब्जेक्ट हमारा पहले से ही चल रहा है, मान लो कि गाड़ी हमारी पहले से ही चल रही है, तो u हमारा उस केस में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन फाइनली ब्रेक मार देगा, गाड़ी रुक जाएगी, तो v हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस केस में उल्टा हो जाता है। तो कंडीशंस ध्यान रखनी है, 2 कंडीशन होती है हमेशा इस केस में, ठीक है, 2 कंडीशन होती हैं। दोनों कंडीशन की तरह क्वेश्चन आ सकता है हमेशा। अगर शुरुआत में है तो क्या होगा, u0, अगर रुका हुआ है तो u0, और
उसके बाद v कुछ ना कुछ आएगा, अगर ऑब्जेक्ट पहले से ही चल रहा है तो u कुछ ना कुछ होगा और v 0 आएगा। अब वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलो, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो ये टॉपिक, ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक है, कुछ खास इसमें टफ है नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी निकालने की बात करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, क्योंकि हमने स्पीड निकाला था तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब एक चीज यहाँ से ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में हो सकता है इस तरीके से पूछ ले, क्या वेलोसिटी 0 हो सकती है? ठीक है, तो ध्यान रखना वेलोसिटी बिल्कुल 0 हो सकती है, कैन बी 0। इसलिए हो सकती है बेटा क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो सकता है, और मैंने बता दिया कि कैसे केस में 0 हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। तो जाहिर सी बात है, जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो 0 को आप लोग किसी से भी डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर जो है वो 0 ही आएगा। मीन्स वेलोसिटी जो है वो 0 हो सकती है, नो डाउट। इज इट क्लियर? ठीक है। अब हम लोग इसकी एसआई यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो इसकी एसआई यूनिट जो है वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग मीटर में ही नापते हैं और टाइम को हम लोग सेकंड में नापते हैं, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसमें दो चीज़ें और रह गई हैं, अभी देख लो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है? देखो, अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, क्योंकि वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ही ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी दिखा दिया 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। ये क्या है? मीटर है, ये डिस्टेंस हो गई हमारी, ठीक है। और यहाँ पे टाइम हमने दिखा दिया, टाइम 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, ठीक है। टाइम हो गया, वेलोसिटी हो गई। अब 5 सेकेंड में ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर की दूरी तय करता है, पॉइंट यहाँ पे बनेगा। अगले 5 में यहाँ तक की दूरी तय करेगा, यहाँ पे बनेगा। अगले 5 में फिर 5 मीटर की दूरी तय करेगा तो यहाँ पर बनेगा। अगले 5 मीटर में 5 सेकेंड में 5 मीटर की दूरी तय करेगा, यहाँ पे बनेगा। जब हम सभी लाइंस को मिलाएंगे तो हमें एक ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और जब हमें कभी भी इस तरीके का ग्राफ मिलता है तो हम समझ जाते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ऑब्जेक्ट हमारा चल रहा है। कहने का मतलब क्लियर समझ गए होगे। यूनिफॉर्म कब होगा? जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट करे ऑब्जेक्ट, तब हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। और जब अनइक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की जाए तो हमारा क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर के वेरिएबल वेलोसिटी कह सकते हैं। मतलब मान लो कि 5 सेकंड में है, लेकिन इस कभी वेलोसिटी कभी 2 मीटर ट्रेवल कर रहा है, कभी 8 मीटर कर रहा है, कभी 6 मीटर कर रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है बार बार वेराई हो रही है, ठीक है। और टाइम भी वेराई कर रहा है, तो इस चक्कर में क्या हो जाता है कि वो हमारा क्या कहलाता है? वेरिएबल वेलोसिटी कहलाता है, ठीक। चलो आगे बढ़ा जाए, वीडियो को ना ज़्यादा लंबा करते हुए 2 टॉपिक और करते हैं हम लोग, और उसी के साथ अपना टॉपिक आज फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से समझना। देखो, रिलेटिव वेलोसिटी हमारा क्या कॉन्सेप्ट होता है? मान लो कि आप कभी भी रेलवे स्टेशन पे गए होगे, और जब आप लोग अपनी ट्रेन का वेट करते हैं उस केस में क्या होता है? जब भी आप लोग अपनी ट्रेन का वेट करते हैं, प्लेटफॉर्म पे बैठे होते तो एक ट्रेन अचानक से चलती हुई चली जाती है सामने से, तो आपको लगता है कि ऐसा लगता है कि कभी प्लेटफॉर्म ही चल रहा है, ट्रेन रुकी है। अगर आप लोगों का पूरा फोकस ट्रेन के ऊपर होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि प्लेटफॉर्म चल रहा है और जो ट्रेन है वो रुकी है, ठीक। ये कंडीशन हुई। ये ऑब्जर्वेशन है जो हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में करते रहते हैं। अगर आप लोग ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करते हैं तो आप लोगों ने ये चीज़ें अक्सर नोटिस की होगी। अगर हम लोग ट्रेन में बैठे हैं और क्या होता है कि अचानक से हमारे साइड में से भी एक ट्रेन आ जाती है और फिर चलने लगती है हमारी ट्रेन की लगभग स्पीड से, तो हमें उसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं लगती, ऐसा लगता है कि हमारे बराबर चलिए, या अगर थोड़ी सी ज़्यादा भी होती है तब भी हमें इतना पता नहीं चलता है, बिकॉज हमारी ट्रेन तो पहले से ही आगे थी। अगर वो ट्रेन पीछे से आ गई इतना तेज़ी से, इसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा रही होगी और वो पास भी कर जाती, तब भी हमें ये नहीं लगता कि ट्रेन जो है वो ज़्यादा तेज़ निकली है। लेकिन उसी जगह पे अगर हमारी ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और एक ट्रेन जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में आती है, तो जो बॉटल वॉटल रखी होती है सारी उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि स्पीड जो है वहाँ पे डबल हो जाती है। कैसे हो जाती है? उसी कॉन्सेप्ट को समझना है। देखो, मान लो कि जो ट्रेन ए है वो इस डायरेक्शन में जा रही है और उसकी स्पीड है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी भी जो होती है वो जाती है 160 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो जाहिर सी बात है कि जब इसके दोनों पैरेलल चलेंगी, दोनों ट्रेन साथ में पटरिया पे चल रही हैं पैरेलल, तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे के फर्क से वो ट्रेन धीरे धीरे जो है वो क्रॉस कर जाएगी, आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सेकंड केस में अगर ट्रेन ए जो है
वो 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इस डायरेक्शन में जा रही है, और ट्रेन भी जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, वो भी अब स्पीड भी चलो कम ही ले लेते हैं हम लोग, 150 किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। लेकिन क्या होगा, इसकी जाने की स्पीड इधर, इसकी जाने की स्पीड इधर, तो इस केस में ये क्या हो जाता है, ये ऐड हो जाता है। तो इसकी स्पीड टोटल कितनी हो जाती है, 300 किलोमीटर पर आवर। इसीलिए जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन निकलते हैं ना, तो बहुत कम समय में वो तुरंत क्रॉस कर जाती है, और हमें फिर मतलब हमारी आंखों से ओझल हो जाती है बहुत कम समय में। और उसी जगह पे जब हमारे पैरेलल कोई ट्रेन चल रही होती है तो वो ज़्यादा समय लेती है वहाँ से गायब होने में। क्लियर? चलो लास्ट टॉपिक के साथ हम लोग वीडियो को ओवर करते हैं। टॉपिक है हमारा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेट नाम सुन के थोड़ा बहुत तो याद आया होगा कि हम लोग बाइक चलाते हैं, तो बाइक जब हम लोग चलाते हैं वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं। एक्सीलरेट करते हैं मतलब गाड़ी को तेज भगाने के लिए, ठीक है। तो एक्सीलरेशन जनरली पहले मैं फार्मूला के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। ए इज इक्वल टू वी अपॉन में टी होता है, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, वी अपॉन में टी होता है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वी अपॉन में डी टी भी लिख सकते हैं। क्लियर है? इस तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है। अब ये जो हम लोग एक्सीलरेशन को डिनोट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है क्या? तो देखो, अगर मान लो कि आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से समझाते हैं ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। आप यहाँ पे खड़े हो अपनी बाइक लेकर, ठीक है, आप अपनी बाइक लेकर खड़े हो यहाँ पे, आपकी मम्मी घर से कॉल करती हैं कि बेटा जल्दी आ जा। तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में क्या करोगे, आप अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट कर दोगे, एक्सेलरेशन बढ़ा दोगे। एक्सेलरेशन बढ़ाओगे तो क्या होगा, घर पहुंचने में समय कम लगेगा, समय जो है वो कम लगेगा, ठीक है। ध्यान से समझना, मैथ में पढ़ा होगा इनवर्स रिलेशन। एक्सेलरेशन का टाइम के साथ इनवर्स रिलेशन है और डायरेक्ट रिलेशन है वेलोसिटी के साथ। मतलब जितना ज़्यादा एक्सेलरेट करोगे गाड़ी की स्पीड उतना ज़्यादा तेज हो जाएगी, वेलोसिटी उतनी ज़्यादा तेज हो जाएगी, और टाइम जो है उतना ही कम लगेगा। और वहीं पे अगर क्या हो कि अगर आपको यहाँ पे देर से पहुंचना है, तो उस केस में क्या करो, एक्सेलरेशन कम कर दो और समय ज़्यादा लगेगा। इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। अगर समय कम लगाना है तो अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा लगाओगे तो समय कम लगेगा, और एक्सेलरेशन कम लगाओगे तो समय ज़्यादा लगेगा। ये इनवर्स रिलेशन कहता है। और डायरेक्ट रिलेशन क्या कहता है, एक्सेलरेशन ज़्यादा लगाओगे तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। क्लियर है? यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन में डी टी। अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो विदाउट कंफ्यूजन वेलोसिटी की हमने क्या पढ़ा, मीटर पर सेकंड पढ़ा। टाइम की क्या होती है, सेकंड, तो इसकी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये सेकंड भी जब ऊपर चला जाएगा तो एक बार और माइनस हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर हम लोग बात करें, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि वही सेम, ठीक है, इक्वल वेलोसिटी हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि जो गाड़ी की वेलोसिटी है वो हर समय यानी कि हर एक टाइम इंटरवल पे जो है वो सेम हो, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और टाइम इंटरवल में अगर यानी कि पहले 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चला रहा था, अगले 5 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चला रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन हो जाएगा, या फिर कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। आज का हमारा टॉपिक जो है इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। बाकी हम लोग टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोग की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, समझ में टॉपिक आया कि नहीं आया, और जल्दी से बताइएगा कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट कर रहे हैं या फिर के नहीं। ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे कनेक्टेड एंड बी अपडेटेड। ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स।